हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी मुझे तो लगता है कौन पढ़ सकता है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, मार्किंग सिस्टम ऐसा ही रहेगा और पैटर्न ऐसा ही रहेगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना। आशा करती हूँ आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। और अगर इसमें कोई भी सम आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको अच्छे से समझाते जाऊँगी, आप समझने का कोशिश करो। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नंबर इज़ मोर देन -3। -3 से कौन सा नंबर बड़ा है? ठीक है, नंबर लाइन इसके लिए आपको जानना ज़रूरी होगा। -3 से कौन सा नंबर बड़ा है? -2, 2। तो इसका आंसर देखो, नीचे करके रखा है आप लोग को अच्छे से समझ में आने के लिए। देखो देखो ये एक नंबर लाइन है। ठीक है, ये आपको एक नंबर लाइन है, तो नीचे कर लेती हूँ। हाँ, तो ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है। उसमें देखो बोला व्हिच नंबर इज़ 5 मोर देन -3। -3 से आपका 5 ज़्यादा, तो -3 इधर है। ठीक है, इधर आपका नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये गलती से यहाँ पे दे दिया था, ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 0 के इधर में आपका 1 2 3 4 आता है, और इसका इस साइड में आपका -1 -2, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो फिर बोला है कि 5 मोर देन -3। -3 यहाँ पे है ना, -3 से 5 ज़्यादा। 5 ज़्यादा बोलेंगे, इसका मतलब क्या है? -3 + 5 है कि नहीं? -3 + 5। अगर 5 लेस बोला होता तो हम लोग लिखते -5 -3 -5, ऐसे होता। 5 मोर देन -3 बोला है ना, -3 में प्लस ज़्यादा मतलब 5 ज़्यादा, तो 5 हम लोग इधर प्लस करेंगे। फिर देखो, अब इंटीजर्स का प्लस माइनस करना बहुत ही ईजी है। आप ध्यान से देखो, 5 ज़्यादा तो देखो -3 है और +5 है। -3 और +5 में कौन सा डिजिट बड़ा है वो हमें देखना होता है। और दोनों इंटीजर्स अगर हमारा अलग अलग अपोजिट साइंस है उनमें, जैसे कि एक माइनस है एक प्लस है, तो हम लोग हमेशा माइनस करेंगे। ठीक है, एक माइनस और एक प्लस हुआ तो देखो 3 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, 5 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स रहेगा तो उसके बीच में हमेशा ही माइनस होगा। ऐसा भी हो सकता था कि 3 आपका प्लस है और 5 आपका माइनस है, तो भी हम लोग 5 में से 3 को माइनस ही करते। जब अलग अलग इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, तो हमेशा हम लोग माइनस ही करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने ऑब्वियसली 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 को माइनस करेंगे, आया 2। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम लोग यहाँ पे साइन कौन सा बिठा है, ये -2 होगा या +2। ये जानने का इजी तरीका है, जो आपका बड़ा वाला नंबर होगा ना, 5 बड़ा है ना, डिजिट्स में 5 कौन सा बड़ा है? अब आप इस बार साइन देखना छोड़ दो, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? 5 बड़ा है, इसलिए 5 पे 5 का साइन क्या है? 5 का साइन आपका प्लस है, तो इसीलिए आपका 2 के आगे प्लस से साइन बैठेगा। प्लस साइन हम लोग नहीं भी लिखने से चलेगा, इसलिए आपका आंसर ये होगा 2। आशा करती हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा, किसी भी तरह का डाउट होगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 725 पैसा। ये सारा ऊपर जितने भी सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस थे ना, मैंने यहाँ पे नीचे सबको लिखा हुआ है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन से आप मैच करके देख लेना। देखो 725 पैसा इन रुपीज़, 725 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पहले इससे पहले पता होना पड़ेगा कि आपको 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपीज़ में आपका 100 पैसा होता है कि नहीं? 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो ये आपको जानना चाहिए कि जब भी हम लोग रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करते हैं, कोई बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, रुपीज़ से पैसे, ये रुपीज़ बड़ा होता है ना, पैसा छोटा होता है। रुपीज़ से पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर क्वेश्चन में आया कि हमें पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, उल्टा, ठीक है, पैसा तो छोटा यूनिट है, उससे बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग हमेशा करेंगे डिवाइड। या आप हमेशा याद रखना, ये ईजी सिंपल ट्रिक्स है जो आपको हमेशा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो देखो 725 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो पैसा को रुपीज़ मतलब छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट, इसका मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे। तो हमें यहाँ पता था कि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं ना, तो इसलिए हम लोग 100 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है,
100 से डिवाइड करेंगे तो देखो नीचे 100 होने से हमें डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में लिख दे सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, कितने डिजिट्स के बाद 725/100 है कि नहीं, तो कितने डिजिट्स के बाद हमारा 1 है, नीचे देख सकते हो कितने डिजिट्स के 1 2 दो डिजिट्स के बाद में 1 है ना, तो इसीलिए हम लोग 725 लिखा, उसके 2 डिजिट्स के बाद में हम लोग मतलब पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज़ मैं बोलती हूँ, अगर यहाँ पे 1000 होता, सपोज़ सिर्फ फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपका 1000 होता ऐसे ऐसे, हाँ, तो यहाँ पे डिजिट्स कहाँ आता पता है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे 725 डिजिट्स, देखो 1 2 3 3 डिजिट के बाद 1 है ना, तो पॉइंट यहाँ पे आता। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज मत हो रहा कि कैसे चेंज करें। ठीक है, नीचे का हम लोग जीरोस काउंट करेंगे, जितने नंबर के बाद 1 होगा उतने ही नंबर के बाद ऊपर हम लोग डेसिमल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.19 मीटर्स इन सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे अब किससे कन्वर्ट करने दिया है, यहाँ पे भी आपका उल्टा है। अब इस बार, अब ऊपर वाले में क्या था, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट, और यहाँ पे है बिगर यूनिट से स्मॉलर। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। आपको बताया था ना, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 419 को मल्टीप्लाई करना होगा आपका 100 के साथ, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 419 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो हमारा आंसर ये आता है। देखो पूरा इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है। 419 1 जा 419 लिखा, और ये 2 जीरो जो यहाँ पे है, ये जो 2 जीरोज़ यहाँ पे है आपका, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, 419 डिवाइड 1 जा 419 आया, और ये जो 2 जीरोज़ ऊपर में है इन दोनों को यहाँ पे डाल देंगे। तो आपका कितना हो गया, 4141900। उसके बाद देखेंगे कितने भी डिजिट्स के बाद में आपका पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो आपका 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट है ना, पीछे से काउंट करना होता है हमेशा, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 डिजिट्स के बाद में पॉइंट डाल देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 419.00। तो 0.00 का कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद दोनों जीरो है, तो इसका दोनों जीरो कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर हो गया 419 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द टेलीमार्क, ये जो टेलीमार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या शो कर रहा है, ये टेलीमार्क क्या शो कर रहा है। ऑब्वियसली देखो 5, ये हम लोग टेलीमार्क कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और ये जो ऐसे काट देते हैं ना, ये होता है 5। अगर और एक 6 होता तो यहाँ पे देते 6 7। अगर 10 होगा तो कैसे देंगे हम लोग, 10 देगा हो तो 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। तो हमारा एक रेगुलर हेक्सागन है, देखो इसका साइड 6 है, जब भी 6 साइड्स होंगे तो वो हेक्सागन कहलाएगा। और रेगुलर है, इसका मतलब ना इसका सारा साइड्स ना सेम है। अगर एक साइड 4 होगा ना, तो सारा 4 4 4 ऐसे होगा, तो इसका पेरीमीटर निकालने दिया। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, 4 + 4 + 4 ऐसे करके 6 बार 4 4 प्लस करने से भी आंसर आएगा, या तो आप 6 बार 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 6 जा 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ एरिया 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है जिसका उसमें हमें टाइल्स लगाना है। रेक्टेंगुलर एक प्लॉट है जिसमें हमें एक टाइल्स लगाना है। सॉरी ऊपर चला गया, थोड़ा सा वेट कर लो, कहाँ गया, ये रहा। रेक्टेंगुलर एक टाइल्स है जिसमें हमें रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें हमें टाइल्स लगाना है, और वो प्लॉट का एरिया कितना है, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो पूरा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, ये पूरा एरिया मतलब 800 स्क्वायर सेंटीमीटर से एरिया हमें दिया हुआ है, निकालना नहीं है। और कॉस्ट बताया है टाइलिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सपोज ये 800 है ना, सपोज इतना 100 है उसका, मान लो। ठीक है, इतना को अगर हम लोग टाइल्स करें ना, तो ₹6 चाहिए हमें, 6 रुपया चाहिए, 6 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, तो फिर बोला कि ये पूरा को हम लोग अगर टाइल्स लगाए तो कितना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 स्क्वायर सेंटीमीटर ₹6, 100 का 6 दिया हुआ है, तो यूनिटरी मेथड है। देखो 100 का पता है, तो हम लोग 1 का पता करेंगे पहले, 1 का पता करने के लिए 6 के नीचे 100 को डाल देंगे। यहाँ पे 100 था ना, इसलिए 100 आया, यहाँ पे जो भी रहेगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 का पता करने का यही तरीका है।
यहाँ पे 6 ऐसे ही आ गया, ये 100 उठ के यहाँ आ गया। 6/100 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को करने के लिए मतलब 6/100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। तो फिर 800 स्क्वायर सेंटीमीटर का कैसे होगा, 800 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा 6/100 को हम लोग क्या करेंगे, 6/100 को 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 800 से जब किया यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, दोनों 0 कैंसिल हो गया, अब बच गया 6 और 8, 6 8 जब क्या हो गया 48। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर प्लॉट को आपको ये करने के लिए, आपको टाइल करने के लिए आपको 48 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ टी। कितने, एक टी का पैटर्न बनाने के लिए कितने में, ऑब्वियसली एक ऐसा 2 मैच स्टिक्स चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड ईच इज एक्स। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है पहले सब समझ लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जैसा जिसका सारा साइड्स बराबर है। ये 2 होगा तो ये भी 2, ये भी 2, अगर ये 3 है तो ये भी 3, ये भी 3, सारा साइड्स बराबर है। तो बोला है कि यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बताया है कि x है, सारा साइड्स x है, तो x प्लस x तो लिखेंगे नहीं, x प्लस x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ 12, 14, 9 एंड x आर इन प्रोपोर्शन। ये सारे प्रोपोर्शन में है, तो प्रोपोर्शन वाला हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसा भी सीरियली आपको जो भी दिया रहेगा, ये जो भी आपको दिया रहेगा ये है ना, इसको हम लोग 12 और 14 आगे में था ना, इसको 12/14 लिख देंगे। 9 और x था ना, 9/x लिख देंगे। जब ऐसा इक्वेशन फॉर्म हो जाता है हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा क्रॉस ऐसे। 12 को x के साथ 12 इंटू एक्स लिख दिया, फिर 9 को 14 इंटू 9 लिखो, या तो 9 इंटू 14 लिखो, दोनों ही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, ध्यान से देखते जाओ। देखो 12 इंटू एक्स किया तो आया 12x, और 9 इंटू 14 को ऐसे ही रहने दिया, अभी सॉल्व नहीं किया है। फिर देखो x के साथ 12 क्या था, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को हमें सिंगल अकेले रखना होगा। तो x 12 को हम लोग 12 के साथ x इधर मल्टीप्लाई था, तो जब वो इक्वल्स टू के इधर आएगा ना, तो वो इनके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो गया तो मतलब हमारा इक्वेशन कैसा बन गया, 9 इंटू 14/12। उसके बाद इसको आप कैंसिल कर दो, ये 3 3 जा 9 हो गया है, 3 4 जा 12 हो गया है, फिर ये दोनों 2 से कट गया, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, और उसके बाद क्या बच गया, ऊपर में हमारा क्या बच गया है, 3 7 ऊपर बच गया, नीचे 2 बच गया है। इधर देखो आप, 3 इंटू 7 किया 21/2, नीचे 2 था, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 10.25 है। डिवाइड भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखो 21 को 2 से डिवाइड किया तो 2 1 जा 2 आया, पहले माइनस किया, क्रॉस यहाँ पे क्रॉस हो गया, 2 में से 2 माइनस किया, कुछ नहीं बचा, क्रॉस हो गया। फिर 1 ऊपर उधर से 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1 तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक 0 बिठाना पड़ेगा। ऊपर यहाँ पे 0 दिया तो 2 0 जा 0 कर दिया, फिर माइनस किया तो फिर से 1 आया, फिर 1 आया। अब तो कुछ उतरने के लिए ऊपर से है ही नहीं, कोई डिजिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एक डेसिमल बिठाएंगे। डेसिमल बिठाने से यहाँ पे एक 0 डाल सकते हैं। उसके बाद 2 5 जा 10, ये खत्म हो गया, मतलब हमारा आंसर आया 10.5। इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर इज़। रेशियो निकालना है। रेशियो हमेशा क्या, आप लोग कभी गलती ये मत करना, रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स में होता है। यहाँ पे टीचर आप लोग इसलिए दिए क्योंकि थोड़ा सा यूनिट्स का डिफरेंस है। एक देखो ये है सेंटीमीटर में आपका, एक है आपका सेंटीमीटर में और दूसरा है आपका मीटर में। ये सेंटीमीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, ये इजी रहेगा काटने के लिए। क्योंकि अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे वो भी सही है, मगर इसका आंसर आपका पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आने से कैंसिलेशन प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। फिर देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, फिर आप ध्यान से देखो, मीटर से सेंटीमीटर में करना मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, इसका मतलब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे करेंगे ये कैसे याद रखेंगे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर्स होता है, 100 होता है, इसलिए हम लोग 100 से करेंगे। उसके बाद देखो जब हम लोग 15 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को, तो हमारा आंसर आएगा 1500, ठीक है, 1500 आएगा। तो फिर 1500 आएगा कि कैसे इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 15 1 जा 15 लिखा और ये दोनों 0 यहाँ पे बिठा दिया। फिर डेसिमल भी तो है, डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, देखो 5 के बाद है, 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल है। देखो 1.5 है ना, तो 5 के बाद है
है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो 0 है ना इसके इधर एक डेसिमल डाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 150 हो गया, 150 हो गया। तो ये मतलब 150 नीचे बच गया, ऊपर 90। तो इसका मतलब रेशियो हमें असल में किसका निकालना है, 90/150 का रेशियो निकालना है। तो इसको भी सेम कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन करने से आपका देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 0 0 कैंसिल हो गया। और ये जो 9 और 15 दोनों 3 से कटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3/5 हो गया। इसका मतलब रेशियो हमारा हो गया 3:5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। अभी तक क्वेश्चन 1 मार्क्स के आंसर चल रहे थे, अभी से आंसर होगा आपका 2 मार्क्स का। अच्छा, तो सेक्शन बी में देखो फाइंड द सम है पहला क्वेश्चन। फाइंड द सम -7 प्लस 9 प्लस -9 +4 +16। तो ये इंटीजर्स के आपको प्लस करने हैं, इंटीजर्स के सम है। तो ये करने का एक ईजी तरीका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो -7, इसमें पहले आपको देखना है कि कितने डिजिट्स माइनस वाले हैं और कितने डिजिट्स प्लस है, ठीक है। पॉजिटिव कितने और माइनस के। देखो नेगेटिव आपके 2 है और पॉजिटिव आपके 2 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला रूल ये होता है कि नेगेटिव वाले को एक तरफ करो, पॉजिटिव वाले को एक तरफ करो। तो बीच में तो प्लस था, इसलिए सारा प्लस 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 रहने से प्लस को पहले हम लोग हटा लेते हैं, ठीक है। तो -7 हो गया, -9 इसको माइनस वाले को एक तरफ किया। वैसे तो ऊपर में एक तरफ किया ही हुआ था, बस हमने प्लस को हटा दिया। यहाँ पे कुछ चेंजेस करने नहीं पड़े क्योंकि सारे तो ठीक ही थे। तो देखो अब ये रूल होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल बताया कि 2 अलग अलग जब रहते हैं, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस रहेंगे, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मगर यहाँ पे देखो पहले हमें ग्रुप कर लेना पड़ेगा। यहाँ तो 4 डिजिट्स है, 2 माइनस है और 2 प्लस है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक ग्रुप कर लेना पड़ेगा। -7 और -9 दोनों ही माइनस है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके लिखना पड़ेगा। 9 और 7 प्लस करने से कितना आएगा, 16। और दोनों का साइन माइनस था ना, इसलिए हम लोग इसके आगे माइनस लगाएंगे, ठीक है। माइनस ये याद रखना, 2 माइनस डिजिट्स को एक साथ प्लस रहने से उस दोनों को एक साथ प्लस करके उसका साइन भी माइनस ही आएगा। और ठीक उसी तरह से जैसे कि 2 आपका पॉजिटिव डिजिट्स है, +4 है +16 है, दोनों का साइन क्या है, प्लस है। तो दोनों को एक ग्रुप करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। 16 + 4 20 होता है और साइन क्या बैठेगा, जो कि दोनों प्लस था इसलिए ये भी प्लस होगा। यहाँ पे दोनों माइनस थे इसलिए ये भी माइनस हुआ। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गए हमारे, एक माइनस है और एक प्लस है। तो मैंने सिखाया था ना, एक माइनस और एक प्लस होगा। जब भी 2 अलग अलग डिजिट्स होंगे तो हम लोग हमेशा ही माइनस करेंगे। बड़े वाले डिजिट से छोटे वाले को माइनस कर दो। 20 से 16 माइनस किया, आया 4। अब क्वेश्चन है कि कौन सा साइन बैठेगा, तो साइन बैठेगा प्लस, क्योंकि 20 जो है ना उसका जो साइन है वो प्लस है और 20 बड़ा है ना नंबर में, इसलिए उसका साइन बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके दिया है। देखो 37 है, इसका प्लस साइन है, इसलिए मतलब कुछ नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लस है। और भी इसको प्लस करना -2 से, इसको प्लस करना -65। तो यहाँ पे देखो बस एक प्लस 37 ही जो है ना एक पॉजिटिव नंबर है, बाकी ये सारे नेगेटिव है। तो इन सबको आपको पहले तो प्लस वाला साइन हटाना पड़ेगा, प्लस साइन हटा, फिर इन सबको ऐसे लिख लिया, फिर इन सबको आपको प्लस करके लिखना होगा। 65 + 2 + 8, 65 + 2 + 8 होता है 75। और इन सब का साइन माइनस था ना, हमने माइनस को एक ग्रुप किया ना, तो ये भी तो 75 भी तो माइनस ही हुआ ना, तो माइनस लिखेंगे -75। अब देखो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये है आपका -75 और ये है +37। तो दोनों अलग अलग हो गए, एक माइनस एक प्लस। तो माइनस तो अलग होने से क्या होता है, हमेशा हम लोग माइनस करते हैं, तो यहाँ भी माइनस करेंगे। यहाँ पे 75 में से 37 को माइनस करेंगे तो आएगा 38, ठीक है। और साइन किसका बैठेगा, बड़े वाले नंबर का। बड़ा वाला नंबर क्या है, 75, वैसे नंबर बड़ा होता है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस बैठेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, रसीद स्पेंट ₹35.75 फॉर मैथ्स बुक। रसीद ने इतना पैसे खर्च किए मैथ्स के लिए, 32.60 रुपीज़ साइंस के लिए। फाइंड द टोटल अमाउंट, मतलब इसको उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए खरीदने के लिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना और इसमें क्या करना, ऑब्वियसली प्लस करना है। तो 35.75 को हम लोग इससे प्लस कर देंगे। मैंने प्लस करके आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आप चेक कर रहे हैं। देखो 35.75, 5 + 0 5 हो गया, 7 + 6 13 होता है, 3 नीचे 1 कैरी ऊपर हो गया, 6 7 8 और 3 + 3 6। इस तरह से इतना रुपीज़ उसको खर्च हुआ है दोनों बुक्स खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Suryakant is asked to collect data for size of shoes of students in her class 6. Her findings are recorded. तो सूर्यकांत को अपने क्लास में सारे बच्चों के शू के साइज़ का डाटा लेने बोला गया था, तो उसने इस तरह से कुछ डाटाज लिए, ठीक है। उसके ये सारे डाटाज आए, ये सारे। तो पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है द साइज ऑफ द शूज़ वॉर्न बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो साइज़ पहना हुआ है ना, उसका साइज़ बताओ, और फिर सबसे कम नंबर का साइज़ शूज़ कितने न बच्चों ने पहना है वो बताना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे असल में काउंट करना होगा। नंबर ऑफ़ शू साइज़ यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस लिख देंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस चिल्ड्रंस कुछ भी लिख दे सकते हो। फिर ये शू का साइज़ है 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। 4 नंबर के शूज़ 5 बच्चों ने पहने हैं, 5 नंबर के 8, इस तरह से सारे लिखेंगे। क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज़्यादा नंबर के शूज़ किसने पहने हुए हैं, कितने बच्चों ने सबसे ज़्यादा नंबर के शूज़ पहने। तो 6 नंबर के जो शूज़ है ना, नंबर के शूज़ वो ज़्यादा बच्चों ने पहने हैं। यहाँ पे देखो 6 आपको ज़्यादा दिखेंगे। 6 कितने थे, 11 थे। 11 बच्चों ने, नहीं 10 है, 10 बच्चों ने 6 नंबर के शूज़ पहने और सबसे कम 8। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मदर हैज़ मेड लड्डूज़, माँ ने लड्डू बनाए हैं, माँ ने लड्डू बनाए हैं। और शी गेव सम लड्डूज़ टू गेस्ट, उसने कुछ लड्डू गेस्ट को दिए एंड मेंबर्स, और कुछ लोगों को दिए। स्टिल उसके पास फिर भी बचे हुए हैं। मतलब माँ ने कुछ लड्डू बनाए, कुछ अपने गेस्ट्स को दिए, कुछ फैमिली मेम्बर्स को दिए, और उसके पास फिर भी 5 बचे हुए। क्वेश्चन में और भी बोला है इफ़ द नंबर ऑफ़ लड्डूज़ मेड बाय गिव अवे, जितना उसने माँ ने लड्डू दूसरों को दे दिए, सपोज़ वो एल है, ठीक है। नंबर्स में नहीं बताया, सपोज़ वो अल्फ़ाबेट में बताइए, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है। एल है तो कितने लड्डूज़ उसने बनाए थे, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका। तो सपोज़ यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे टोटल नंबर लड्डूज़ मेड बाय मदर कितना हो जाएगा, जितना उसने बांटा प्लस उसके पास जितना है ना। तो जितना है वो कितना था, 5 था, बचा हुआ 5 था, और जितना बांटा कितना था, L था। तो मतलब 5 + L हो गया टोटल। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उल्टा हो जाता है, पहले L को लिख देंगे प्लस 5 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये अल्फ़ाबेट को तो कभी 5 से प्लस नहीं कर सकते, यहाँ कोई नंबर होता तभी तो करते ना, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ पर दिया हुआ है और उसका रेट है फेंसिंग करने का 12 पर मीटर, ठीक है। मतलब एक पार्क है जिसका लेंथ है 175 मीटर और ब्रेथ है 125 मीटर, ठीक है। और उसको फेंसिंग मतलब जब भी फेंसिंग आए आप कंफ्यूज मत होना। फेंसिंग मतलब उसको बाउंड्री, ठीक है। फेंसिंग एक सपोज ऐसे है, सपोज एक ऐसे करके रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। ये तो आपका 175 है और ये आपका 125 है। तो फिर इसका तो पहले फेंसिंग करना मतलब इसमें हमें कुछ तार लगाने हैं, ठीक है, या फिर बाउंड्री करना है। फेंसिंग मतलब बाउंड्री करना है। तो बाउंड्री करने के लिए हमें क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, एरिया तो नहीं चाहिए। टाइल्स लगाने वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो हम एरिया अंदर का ढूंढते हैं, और फेंसिंग करना मतलब बाउंड्री करना है ऐसे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे। इसका मतलब इस रेक्टेंगुलर पार्क का हमें पेरीमीटर निकालना होगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। देखो ट्वाइस लेंथ ऐसे करके लिखेंगे, फिर पेरीमीटर का फॉर्मूला डाला, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ डाल के क्या करेंगे, 175 125 को पहले प्लस किया, 300 आया, 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 600 मीटर्स आ गए। तो ये पेरीमीटर आ गया। और क्वेश्चन में बोला था कि पर मीटर ₹12। पर का मतलब होता है 1, ठीक है। 1 मीटर का कॉस्ट है ₹12। तो हमें कितना मीटर्स का निकालना पड़ेगा, 600 मीटर्स का। तो लिखेंगे कैसे, देखो कॉस्ट पर मीटर ₹12 और कॉस्ट पर 600 मीटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन अ ऑफिस इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ 25। 45 पर्सन्स जो है ऑफिस में काम करते हैं और नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितने हैं, 25 है, और बाकी मेल्स है। तो ऑब्वियसली इसमें मेल हमें निकाल लेना पड़ेगा। 45 में से 12 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ़ मेल्स निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे किया ही हुआ है। तो 20 आते हैं आपका नंबर ऑफ़ मेल्स, ठीक है। 20 आया है नंबर ऑफ़ मेल्स। फिर निकालने क्या बोला है,
रेशियो है शायद, हाँ, फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है, द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल। आप हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन में पहले किसका बोला है, क्वेश्चन में पहले बोला है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स बाय नंबर ऑफ मेल्स। तो पहले फीमेल्स कितना था बताओ, फीमेल्स था आपका कितना 25, ठीक है, फीमेल्स था आपका 25, और किससे बोला है नंबर ऑफ मेल्स, मेल्स हमारा कितना निकला था 20 निकला था शायद से, हाँ 20 निकला था, तो हम लोग 20, इसका मतलब क्या होगा, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स, पहले 25 लिखेंगे ऊपर क्योंकि फीमेल्स का पहले बोला था, ऊपर लिखेंगे, ये उल्टा पुल्टा मत कर देना, मेल्स ऊपर फीमेल नीचे तो गलत आंसर हो जाएगा, तो फीमेल्स ऊपर 25, मेल्स नीचे 20, और उसके बाद हम लोग इसको कैंसिलेशन ऑब्वियसली 5 से जाएगा, 5 4 जो 20, 5 4 जो 25, 5/4 हो गया मतलब 5:4। और नेक्स्ट क्वेश्चन में था रेशियो निकालना, रेशियो ऑफ द मेल नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर, अब मेल का ऊपर आएगा 20 ऊपर लिखेंगे, ऐसे 20 ऊपर लिखेंगे 25 नीचे लिखेंगे, और दोनों 5 से कटेगा, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, इसका रेशियो हो गया आपका 4:5, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस ध्यान से करना है। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, देखो फिर से ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आ गया, 4 मोर देन -1, -1 4 मोर है, मोर जब भी रहेगा आपको क्या करना है प्लस, ठीक है, -1 4 मोर देन बोला ना मतलब +4, 4 देखो यहाँ पे भी दो अलग अलग इंटीजर्स है, एक माइनस है और एक प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि हमें यहाँ पे माइनस करना है, 4 से 3 1 माइनस करेंगे आएगा 3, और साइन क्या बैठेगा हमारा, साइन बैठेगा पॉजिटिव क्योंकि 4 हमारा बड़ा है, तो नंबर लाइन में इस तरह से दिखा देंगे, -1 से 4 मोर करा तो 3 तक पहुँचा, ठीक है, 3 तक पहुँचा। नेक्स्ट इसी तरह से ये थोड़ा सा अलग दिया है, लेस देन बोला है, तो देखो 5 लेस देन 3, तो हम लोग 3 लिखेंगे, 5 लेस करना है ना तो -5, यहाँ पे देखो ये 3 के आगे कुछ नहीं है मतलब ये प्लस है, यहाँ पे भी तो अलग अलग है, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 बड़े वाले में से छोटा, 5 से 3 माइनस किया बचा 2, और साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, माइनस है ना, 5 बड़ा है ना, 5 का साइन क्या है माइनस, इसलिए -2, तो हम लोग इसको यहाँ पे करके दिखा देते हैं, देखो यहाँ पे आपका -2 आया है आंसर, नंबर लाइन में आप देख लेना। नेक्स्ट देखो ये तो सब्ट्रैक्शन है, ये इजी है, आप देख लेना, नॉर्मल जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ये भी इजी आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 आपको ऊपर देखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 देखो, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, क्लास 6 के बच्चे में, क्लास 6 में 30 स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को कौन सी मिठाइयाँ पसंद है, तो ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, ये 30 होंगे, ये लड्डू, किसी को लड्डू पसंद है, बर्फ़ी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, ऐसे करके 30 बच्चों का ओपिनियन लिया गया, ठीक है, उनको क्या क्या पसंद है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, पहला है अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स, आपको मतलब एक टेबल बनाना है, नंबर ऑफ यहाँ पे नेम ऑफ स्वीट्स, फिर यहाँ पे बीच में टेली मार्क्स होगा, फिर यहाँ पे आपका होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितनों को पसंद है ये आपको लिखना पड़ेगा, इस तरह से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग जब देखेंगे ना आंसर तो हमें पता चलेगा कि कौन सा स्वीट सबको ज़्यादा पसंद है। आगे देखते हैं, हाँ ये रहा, ये टेली मार्क बनाया था, तो यहाँ पे देखो नेम ऑफ द स्वीट्स इस तरह से लिखेंगे, लड्डू, बर्फ़ी, जलेबी, और सबसे ज़्यादा आया आपका लड्डू में, 11 बच्चों को लड्डू पसंद है, ठीक है, और इस तरह से टेली मार्क बनाएंगे। और उसके बाद पूछा था किस ज़्यादा स्वीट्स, कौन सा स्वीट्स है जो ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो 11 इधर था ना इसलिए लड्डू, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बॉब वांट्स टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रूम, बॉब जो है ना एक रूम का फ्लोर कवर करना चाहता है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, 3 मीटर वाइड है और 4 मीटर लॉन्ग है, मतलब लॉन्ग मतलब लेंथ और वाइड मतलब हमेशा ब्रेथ होता है, ब्रेथ को कभी कभी वाइड बोल के भी दिया रहता है, ये आप याद रखना, ठीक है। बाय स्क्वायर टाइल्स, जो टाइल्स जो होगा ना वो स्क्वायर होगा, इसका मतलब समझ रहे हो, बोला है कि मतलब सपोज एक मतलब ये है, ये आपका एक रेक्टेंगल होगा ना, ऑब्वियसली 3 मीटर आपका वाइड है, मतलब ये 3 मीटर, सॉरी यहाँ पे दे देती हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ये मतलब 3 मीटर
और लेंथ है आपका 4 मीटर, ठीक है। मगर इसको टाइल्स लगाना है, इसका मतलब आपको याद है ना, फेंसिंग में हम लोग बाउंड्री करते हैं, टाइल्स अंदर लगेगा, है ना। तो इसका मतलब इसका एरिया निकालेंगे, इतना तो समझ में आ गया। और जो बोला है कि टाइल्स जो है ना वो स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा, ये याद रखना है, हमें मन में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ़ ईच स्क्वायर टाइल, हर जो स्क्वायर है ना उसका साइज 0.5 है। ये जो ऐसा टाइल्स है और ये 0.5 मीटर है, ठीक है। उसका मतलब उसका जो एक साइड जो है ना 0.5, तो ऑब्वियसली ये भी 0.5 होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, कितने टाइल्स लगेंगे हमें उस रूम को कवर करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें उस रूम का पहले एरिया निकालना होगा। तो रूम का एरिया देखो, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, एरिया ऑफ द रूम कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ से, 4 × 4 = 3 = 12, इस तरह से निकल गया 12 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग निकालेंगे वो जो स्क्वायर टाइल्स दिया था ना, उस एक स्क्वायर टाइल का एरिया। तो उसका बताया गया था कि एक साइड 0.5 है, तो साइड इंटू साइड करेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसलिए 0.5 × 0.5 किया, मल्टीप्लाई करने से 0.25 आएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जब भी हम लोग को नंबर ऑफ टाइल्स इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो हमेशा डिवाइड करते हैं, आप एकदम ये याद कर लो, हमेशा डिवाइड करेंगे। एरिया ऑफ द फ्लोर जहाँ हमें डालना है वो आएगा ऊपर, एरिया ऑफ द फ्लोर, और जिससे करना है वो आएगा नीचे, ठीक है। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना आया था, 12 था मीटर स्क्वायर, और ये था 0.25। बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। देखो 12/0.25 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। 0.25 के नीचे क्या किया मैंने, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया, 25/100 लिख सकते हैं। उसके बाद 25/100 लिखा, ये कैंसिलेशन हो गया 25/100। और जब भी हम लोग फ्रैक्शन का डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ये इधर डिवाइड था ना, नीचे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर वाला 100 ऊपर चला जाता है, 25 नीचे आ जाता है, हमेशा ऐसे ही होता है। तो 100 जब हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 100 ऊपर गया, 25 नीचे आया, और ये कैंसिल कर दे, 25 1 जा 25, 25 4 जा, ठीक है। अब देखो नीचे तो कुछ नहीं है, 1 1 बच गया, ऊपर क्या बच गया, 12 × 4, 12 × 4 जब हमने मल्टीप्लाई किया आया 48। इसका मतलब वो स्क्वायर रेक्टेंगुलर जो भी था प्लॉट था, रूम था, उसको कवर करने के लिए हमें 48 टाइल्स चाहिए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, सपोज एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, ठीक है। सपोज एक बॉक्स में 50 मैंगोज है, तो हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आधा हो गया। अगर हाँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस की इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको क्या लेने हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस आपको बी लेने हैं, ठीक है। तो देखो इफ़ देयर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, तो हमें क्या पता है एक बॉक्स में कितना मैंगोज है, एक बॉक्स में है आपका 50 मैंगोज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉक्स कितना लेने बोला है, बी। सपोज आपका नंबर ऑफ बॉक्स 2 होता, सपोज मान लो कि अगर नंबर ऑफ बॉक्स आपका 2 होता, सपोज एक बॉक्स में है 50, सपोज नंबर ऑफ बॉक्स 2 होता तो कितना हो जाता, कितने मैंगोज हो जाते, 50 × 2 हो जाता कि नहीं, है कि नहीं, 100 हो जाता, 100 मैंगोज। तो यहाँ पे मगर ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस बताया ही नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर 3 होता तो कितना हो जाता, 50 × 3 होता कि नहीं, 150 मैंगोज हो जाता, है कि नहीं। तो यहाँ पे तो नंबर बॉक्स बताया नहीं, यहाँ पे बोला है कि नंबर बॉक्स अगर बी है तो क्या करेंगे। तो जैसे कि हम लोग 50 को 3 से किया, ऊपर वाले 50 को 2 से किया, वैसे यहाँ पे 50 को बी से कर देंगे, यही है नंबर ऑफ मैंगोज, ठीक है। समझ में आया, 50 बी हो गया, 50 × बी 50 बी हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर, टीचर जो है ना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5 पेंसिल पर स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट को 5 पेंसिल, समझ में आया, पर का मतलब होता है 1। फिर कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड फॉर द गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर इतने बच्चों के लिए कितने चाहिए, गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या, एस। सपोज एस बच्चों के लिए कितने चाहिए होंगे पर स्टूडेंट, देखो एक बच्चे को 5 दे रही है, देखो एक बच्चे को 5, ठीक है। 2 बच्चे को कितना हो जाएगा, 5 × 2, 3 बच्चे को कितना हो जाएगा, 5 × 3, है कि नहीं। सेम इसी तरह से अगर एस बच्चे हैं तो क्या हो जाएगा, 5 × s, है कि नहीं।
तो कितने हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नहीं टोटल नंबर पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑब्वियसली 5 इंटू एस क्या हो जाएगा, 5 और एस तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 5s क्या हो जाएगा, 5s हो गया। ठीक है, इस तरह से आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ज़रूर उस पर एक वीडियो बना के आप लोग को ज़रूर इस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, एक स्कूल में 1800 स्टूडेंट्स है, 750 बच्चों को आपका बास्केटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, 800 को बच्चों को क्रिकेट और बाकियों को टेबल टेनिस। तो हमें यहाँ पे ना टेबल टेनिस का निकाल लेना पड़ेगा कि टेबल टेनिस कितने बच्चों को पसंद है। कैसे करेंगे, 750 को और 800 को अगर हम लोग प्लस कर दे और 1800 से माइनस करें तो नंबर ऑफ़ बच्चे जिसको टेबल टेनिस पसंद है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। देखो, ये देखो ऐसे निकाला, 1800 में से इन दोनों को प्लस किया, 750 और 800 को प्लस किया, 1550 आया, माइनस किया 250, मतलब 250 बच्चों को टेबल टेनिस पसंद था। फिर रेशियो किसको निकालने बोला है, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिसको बास्केटबॉल पसंद था, फिर जिसको टेबल टेनिस। तो पहले बास्केटबॉल बोला ना, बास्केटबॉल वाला ऊपर होगा, टेबल टेनिस वाला नीचे। बास्केटबॉल कितनों को पसंद था, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बास्केटबॉल पसंद था आपका 250 को, और टेबल टेनिस तो हमने बास्केटबॉल था 750 और टेबल टेनिस तो हमने निकाला वो 250 था। तो इस तरह से इसका मतलब 750 डिवाइडेड बाय आपका 250 होगा। इस तरह से आप ये सब मैच करके देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। सेक्शन डी देखो, रेशियोज़ बहुत ही ईजी है, आप अच्छे से खुद से देख लेना। सेक्शन डी थोड़ा सा समझने लायक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये ज़्यादा मार्क्स के भी है। राहुल ने 4 kg 90 ग्राम्स एप्पल लाया, 2 kg 60 ग्राम्स ग्रेप्स, 5 kg 300 ग्राम्स मैंगोज़, इस तरह से लेके आया। तो फाइंड द टोटल वेट। तो ऐसे देखने में तो लगता है कि हाँ मैं इसको प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, मगर बहुत सारे बच्चों इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं मैं भी बताती हूँ, ठीक है। तो इसको करने का सही तरीका है, देखो इस तरह से करना होता है। केजीज़ को पहले तो हम लोग टोटल वेट लिख लिया, 4 kg 90 ग्राम, 2 kg 60 ऐसे लिख लिया। केजी सबको आप एक तरफ कर लो, 4 kg 2 kg 5 kg एक तरफ कर लो, ग्राम सबको एक तरफ कर लो, ठीक है। ग्राम, फिर ग्राम को अकेले में प्लस करो, 300 60 90 अकेले प्लस करो, 450 आएगा, और केजी सबको एक साथ प्लस करो। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो 11 kg हो गया, 450 ग्राम हो गया, ठीक है। और इसमें बच्चे क्या गलती कर देते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। प्लस करते वक्त क्या करते हैं, 4 kg था ना, 4 kg 9 ग्राम, यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या था 300, इसको ऐसे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे 0 बिठा देते हैं, ये ऐसे हो जाता है और ये इधर प्लस कर, तो ये पूरा गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। या हम लोग ग्राम को अलग से प्लस करना होता है और केजीज़ को अलग प्लस करना होता है। और कभी आपका ऐसा आ सकता है कि प्लस करने से हमें पता है कि 1 kg में कितना ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स होते हैं, है कि नहीं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये ग्राम्स प्लस करके 1000 से ज़्यादा आ जाए, तो यहाँ 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, तब आपका जो 1000 क्रिएट हो रहा है ना, वो 1 इधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न लग रहा है तो आप ज़रूर बताना, ठीक है। फिलहाल ये सम्स तो ऐसे ही करेंगे, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 11 में सपोज़ 1 इधर आ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, और इधर सपोज़ मैं बताती हूँ, सपोज़ आपका ये प्लस करने के बाद ना 1450 आया, सपोज़ यहाँ नहीं आ रहा है, सपोज़ 1450 आया, तो 1450 ग्राम आप यहाँ लिखोगे और 11 kg यहाँ लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें से जो 1000 है ना, वो इधर आ जाएगा, 1000, क्योंकि केजी बन गया ना, ये ग्राम में तो नहीं रहा, ग्राम होने के लिए तो 1000 से कम होना पड़ेगा, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा 12 kg हो जाएगा, और इधर हमारा ये 1 चला गया ना, तो 450 लिखेंगे बस, 450 ग्राम, इस तरह से, ठीक है। अगर वैसा केस होता है तो, मगर यहाँ वैसा देखो, यहाँ तो हमारा प्लस करने के बाद में 450 ही आया है, 1000 से ऊपर नहीं गया, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पिक्टोग्राफ था शायद, और क्वेश्चन ऊपर देखना पड़ेगा। हाँ देखो, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ मंथ, एक मंथ में ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ मंथ दिया हुआ है, ठीक है। डेज तो नहीं, अलग अलग मंथ में दिया हुआ है, ठीक है, कितना सेल हुआ है।
फ्रॉम द फॉलोइंग एबव, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है। यहाँ देखो जनवरी में, देखो यहाँ पे 1, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बल्ब देखो, एक बल्ब का मतलब बताया 5 बल्ब्स, एक बल्ब का मतलब एक बल्ब नहीं है, यहाँ पे बताया एक बल्ब का मतलब 5 बल्ब्स लेने बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो जनवरी महीना में कितने बल्ब्स है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 5 जा 25, इस मंथ में 25 बल्ब सोल्ड हुए, और इसमें 6 है मतलब 6 5 जा 30, इस तरह से, ठीक है। एक बल्ब का मतलब एक नहीं, एक का मतलब 5 है, 5 + 5 + 5 इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो क्या, हम लोग इसको यहीं पे कर ले सकते हैं। क्वेश्चंस देखो क्या है, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब परचेज्ड फॉर अ लॉजिंग हाउस ड्यूरिंग फरवरी में कितना खरीदेगा। 6 है तो ये आ जाएगा 6 × 5, तो 6 5 जा होगा 30 बल्ब्स होगा। आंसर आप लिख देना 30 बल्ब्स, ठीक है, 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स। भाई बी का देखो, फाइंड द नंबर इलेक्ट्रिक परचेज अप्रैल में कितना है, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 5 जा 25 होगा इसका आंसर, ठीक है। 25 बल्ब्स लिखना। इन विच मंथ द सेल ऑफ द इज द लिस्ट मतलब कम, सबसे कम कौन सा महीना में हुआ था, इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। इन मंथ द सेल ऑफ मैक्सिमम कौन सा महीने में था, फेब्रवरी, यही आंसर है, ठीक है। अच्छे से ये देख के करना, हमेशा इस चीज़ को ध्यान, मतलब ये जो नंबर सिंबल्स दिए रहते हैं ना, उसको आप हमेशा ध्यान देना, इसको तो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा इज ड्राइंग अ डॉट रंगोली, राधा ना एक डॉट रंगोली बना रही है, रंगोली बना रही है, ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ लाइन जॉइनिंग चॉक पाउडर से। शी हैज़ 9, सॉरी कुछ रुको, हाँ, शी हैज़ 9 डॉट्स इन अ रो, तो एक रो में वो 9 डॉट्स बना रही है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा है, वो जो इसका एक रो है ना, ऐसे एक रो में मतलब वो 9 डॉट्स बना रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रो बना रही है, एक रो में मतलब ये एक रो है, इसमें 9 डॉट्स है, ठीक है। हाउ मेनी डॉट्स विल हर रंगोली हैव, अगर उसके पास 8 रोज होंगे तो कितने डॉट्स होंगे, 8 रोज होंगे तो कितने तो सपोज ये बस आपको समझना होता है। देखो 1 में कितने हैं, 9 डॉट्स है, ठीक है। अगर 2 होंगे तो कितने हो गए, 9 × 2, इस तरह से सोचो। R होंगे तो क्या हो जाएंगे, 9 × R ऑब्वियसली, ठीक है। तो यही 9 × R क्या होगा, 9R, ठीक है। तो इफ़ शी हैज़ R रोज, therefore number of rows dots will be 9R, 9 × R = 9R, इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट को पूछा है कि अगर उसके पास 8 रोज होंगे तो क्या होगा, 8 रोज होंगे तो क्या होगा, 8 × 9 72 डॉट्स, ठीक है। 10 होंगे तो क्या होगा, 10 × 9 90 डॉट्स, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये समझने का है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ के इजीली कर सकते हो। 4 मार्क्स होने से क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल हैज़ अ कमर्शियल लैंड, अनिल के पास एक लैंड है इन हैदराबाद सिटी, एंड हिज सन मोहन इज स्टडिंग इन क्लास 6। वन डे मोहन प्रिपेयर द रफ स्केच ऑफ लैंड, बनाया, मैथ्स प्रोजेक्ट है। ही हैज़ टेकन 1 यूनिट फॉर, उसने हर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर यूनिट को 100 मीटर डिस्टेंस से उसने ड्रॉ किया, ठीक है। तो बाय यूजिंग स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स फाइंड द एरिया ऑफ द, इस होल लैंड का हमें एरिया निकालना है, इसको रेक्टेंगल्स में स्प्लिट करना है। रेक्टेंगल्स में कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ठीक है। ये 1, सपोज ये पहला मान लेते हैं हम लोग, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा, ये चौथा, और ये तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये वाला डिस्टेंस 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 है, तो ये तो बीच वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो साइड वाला सारा कैसे निकालेंगे, देखो 4 है लेंथ और ब्रेथ है 2, 4 2 जा 8 हो गए, इसका हो गया 8, सेम इसी तरह से इसका भी 8, इसका भी 8, सबका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, इसका भी 8। और बीच वाला आपका क्या है, ये जो है ना, ये होगा साइड इंटू साइड, क्योंकि ये सारे 4 है और ये एक स्क्वायर है, तो 4 4 जा क्या हो जाएगा, 4 × 4 क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। तो हाँ 16, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, 8 8 16 8 8। तो मैंने क्या हुआ ऐसा, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ठीक है, करना कैसे है। ये रहा,
देखो करना कैसे, देखो इस तरह से पार्ट पार्ट कर दिया, सबको प्लस किया, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, उसने हर एक सेंटीमीटर को क्या करके लिया है, 1 सेंटीमीटर का मतलब उसने 100 मीटर होगा बोल के बोला हुआ है। उसने 100 मीटर को 1 सेंटीमीटर करके पकड़ा है, तो इतना का मतलब कितना होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 सेंटीमीटर्स है, तो इसलिए हमें 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। इसको 100 इंटू 100 किया तो इतना आ गया, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर्स उस लैंड का एरिया है। ठीक है, असल में इतना है, उसके कॉपी में इतना है। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सम का, इस पेपर का। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप अच्छे से देख लेना। कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट का प्राइस है आपका 30.50। ठीक है, 30.50, सॉरी क्वेश्चन ही चला गया, देखो 30.50। 5 kg आटे का दाम है आपका 30.50। ठीक है, तो पूछा है 8 kg का कितना होगा। हमें 1 kg का पता होगा तभी तो हम लोग 8 kg का निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो 1 kg का कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम लोग लिखेंगे, सॉरी, कॉस्ट ऑफ 5 kg व्हीट, इस तरह से लिख के 30.50 बताया था ना। 1 kg का कैसे लिखेंगे, ठीक इसके नीचे 5 आ जाएगा, मतलब 5 नीचे कर दिया ना, इसका मतलब ये हमारा 1 kg का निकल गया। इसको हमें सॉल्व अभी कर भी सकते, नहीं भी करने से होगा। ठीक है, फिर 8 kg का क्या होगा, 30.50 बाई 5 इंटू 8 कर देने से मतलब 8 kg का निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर भी ले सकते थे, मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, सॉल्व कर भी ले सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे 30.50 था ना, तो यहाँ पे मैंने इसको 30.50 को फ्रैक्शन में बदल लिया और नीचे 100 डेसिमल उतार दिया। ठीक है, फिर ये हम लोग क्या किया, कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन करने के बाद में आप इसको खुद से सॉल्व कर लेना, या तो आप 0 कैंसिल हो गया, फिर 305 5 से कैंसिल, 5 1 5 किया, 305 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 61 आएगा। अब 61 इंटू 8 कर दिया, 61 इंटू 8 होगा, नीचे 10, तो 61 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है हमारा 488, और नीचे 10 था तो हम लोग इसको डायरेक्ट डेसिमल में चेंज कर दे सकते हैं। तो इतना रुपीज़, तो मतलब 8 kg मतलब आटे का दाम इतना होगा। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ तो पूछा था कि 61 रुपीज़ में हम लोग कितने आटा ले सकेंगे। ठीक है, तो फिर हमें अब उल्टा लिखना होगा कि इन रुपीज़ इतना में हमें 5 kg मिलता है, तो हमें, ठीक है, इतना रुपया में हमें 5 kg मिलता है, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, मैंने आपको बताया था 5 के नीचे सीधा ये वाला उठा के यहाँ ले आओ, तो 1 रुपया का निकल गया। तो 61 का क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग इधर लिखा ना, ये हम लोग इधर, सॉरी, ये हम लोग इधर से लिखा ना, इधर हम लोग 61 डाल देंगे। तो बस इसको सॉल्व कर लेने से आपका निकल जाएगा कि हम लोग कितना आटा ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे किया है, देखो इसका भी नीचे 30.50 था ना, कितने के बाद पॉइंट है, 2 के बाद, इसलिए दो जीरोस डाले, 1 ऊपर चला गया, फ्रैक्शन उसको ऊपर में कर दिया। फिर सेम उसी तरह से आपका 0 कैंसिल होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 कैंसिल नहीं किया, मैंने क्या किया, 500 को 61 से मल्टीप्लाई किया तो 30500 आया। आप कैसे भी कर सकते हो। फिर देखो नीचे 3050 था, ये आपका सेम है, तो 0 तो कैंसिल हो गया, 305 1 जा 305, और फिर ये 0 मैंने यहाँ पे कैंसिल किया ही नहीं है, ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 305 को अगर 3050 से डिवाइड करें तो 10 आता है, मतलब आप 61 रुपीज़ में 10 kg आटा लेके आ सकते हैं उस रेट पे। ठीक है, तो ये पेपर आपका सॉल्व हो गया। आप इससे मैंने सारा क्वेश्चन आंसर्स करे हैं, आप एक एक करके अच्छे से मिला लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के लिए आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। इजी क्वेश्चंस ही आते हैं एग्ज़ाम में, बच्चे हड़बड़ा के गलत कर देते हैं। फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करना, फिर ध्यान से करना। फेंसिंग आया तो क्या करेंगे, फिर एरिया निकालने दिया तो अब क्या करेंगे, टाइलिंग करने दिया है तो अब क्या करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर से मीटर है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से आपका एग्ज़ाम ज़रूर अच्छे जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से अच्छे से समझ के करना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं इसी तरह के कुछ सैम्पल पेपर्स और भी डालने वाले हूँ ताकि आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।